सभी को नमस्कार। थोड़े दिनों से विद्यार्थियों का ये क्वेरी आ रही थी, बार बार पूछ रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसमें ज्योग्राफी का जो पार्ट लगता है उसकी अलग से सिलेबस को देख करके और उसके अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको वीडियो को या जो क्लास हैं उनको अपडेट की जाए। तो थोड़ा बिजी था, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम निकाल करके और उस संदर्भ में ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ये बात करूँगा कि टोटल जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस दे रखा है उसमें जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो लगभग 1/5 कह सकते हो आप, 20% के आसपास ज्योग्राफी का पार्ट उसमें दे रखा है। यानी आपके उसमें कल्चर और हिस्ट्री का पार्ट भी है, ज्योग्राफी का पार्ट भी है, कुछ इकोनॉमिक का पार्ट भी है, कुछ साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो भी दे रखा है, भारतीय राज व्यवस्था का दे रखा है। तो इस प्रकार से उसमें से ज्योग्राफी का भी एक हिस्सा दिया गया है, और जो लगभग मैं ये मान के चलता हूँ कि भी 20% के आसपास जो हिस्सा है वो ज्योग्राफी का है। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए उस पेपर के दृष्टिकोण से। और पिछले अगर पेपरों को अगर आप देखते हो, एनालिसिस करते हो, तो जो प्रश्नों का स्वरूप है वो काफ़ी गहराई से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे विचार से हर टॉपिक को अपने को थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, पुराने जो पेपर हैं उनका एनालिसिस करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो आपके सामने बात करने वाला हूँ सिलेबस को लेकर के, और जो हमारी वीडियो हैं उनको लेकर के, तो हमारा जो सिलेबस जो दे रखा है उस सिलेबस में मैंने अभी बात की थी कि भी लगभग 20% जो हिस्सा है उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी भी है, इंडिया की ज्योग्राफी के कुछ पार्ट हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पार्ट हैं। तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी और उसके साथ में जो PDF है उससे आप नोट्स जो है वो प्रिंट आउट करवा सकते हो। यहाँ पर मैं सिलेबस की चर्चा करूँगा जो RPC ने जो सिलेबस दे रखा है पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। उस पेपर फर्स्ट में आप देखोगे तो आपके सामने ये 8-10 टॉपिक दे रखे हैं जो ज्योग्राफी के हैं, जो आपके सिलेबस में हैं। राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, जलवायु, अपवातंत्र, वनस्पति, कृषि, पशुधन और डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, जनजातियां, उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला पार्ट है। मैं यूँ कह सकता हूं कि जो 20 सवाल अगर इसमें से अगर पूछे जाते हैं तो 10 सवाल के आसपास केवल आपको राजस्थान से देखने को मिलेंगे, और राजस्थान के सवाल काफ़ी गहराई से पूछे जाते हैं। आप इन वीडियो को सुनने के बाद में और नोट्स का प्रिंट आउट लेने के बाद में एक बार जो पुराने प्रश्न आते हैं, जैसे दिशा 2020 में आते हैं, कोई और भी मार्केट में आ रखी होगी, मुझे नहीं ध्यान है, तो ऐसे जो पुराने पेपरों का जो कलेक्शन है वो हर टॉपिक के जरूर पढ़ें। उससे आपको ये समझ में आएगा कि इस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछे गए हैं। इसलिए 3-4 सालों का अगर पेपरों को भी अगर आप देखते हो तो भौतिक जो विशेषताएं हैं, राजस्थान की फिजियोग्राफी कह दीजिए, राजस्थान के भौतिक भूभाग की अगर बात करते हो तो इस टॉपिक में से लगभग सवाल पूछा ही पूछा जाता है। खासतौर से वो अरावली की चोटियों से संबंधित पूछ रहे हैं, उनका क्रम व्यवस्थित करवा रहे हैं, अरावली के दर्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मध्य अरावली के हैं या दक्षिणी अरावली के हैं, इस प्रकार के दर्रों का हो सकता है, चोटियों का क्रम ऊंचाई के अकॉर्डिंग हो सकता है, या वो किस एरिया से संबंधित हैं, ऐसा अरावली के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। मरुस्थल से संबंधित भी हैं, और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या पूर्वी मैदान से संबंधित प्रश्न। तो लगभग आप यूं मान के चलते हो कि इस टॉपिक में से एक प्रश्न बनता ही बनता है। जलवायु से संबंधित खासतौर से अगर देखते हो तो ये टॉपिक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है। इसमें खासतौर से जनरल जो क्वेश्चन बनते हैं, राजस्थान की जलवायु कैसी है, प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनके संदर्भ में तो है ही है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ से प्रश्न जो आपके सामने बनते हैं वो जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन के वर्गीकरण की बात करते हैं हम, थॉर्नथवेट का वर्गीकरण करते हैं, सामान्य जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया वहां से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो लगभग इस एरिया से प्रश्न एक पूछा जाता है। अपवा तंत्र में पिछले 2-3 सालों के पेपरों का एनालिसिस करोगे, काफी डेप्थ के सवाल पूछे जाते हैं। 2-3 तरह के सवाल बनेंगे कि राजस्थान में टोटल जो नदियों को लंबाई के क्रम में पूछे जा सकते हैं, उनका अपवा का जो सिस्टम है, जो जल ग्रहण की क्षमता है नदियों की, उसके संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण पूछा जा सकता है, पूर्व से पश्चिम पूछा जा सकता है। प्रमुख नदियां और उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं उसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर
नदियों का उद्गम स्थल और उनके समापन स्थल से संबंधित पूछे जाते हैं। कौन सी नदी का किस एरिया से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न यहां से लगभग बनता है। वनस्पति की बात करते हैं, वन की बात करते हैं, तो ये डाटाबेस पे वनों से संबंधित इस प्रकार से कि नवीन जो वन गणना है उसके अकॉर्डिंग किस जिले के अंदर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, न्यूनतम वनों की बात की जाती है, अधिकतम वनों की बात की जाती है। तो एक सवाल इस रिपोर्ट से संबंधित यहाँ से बनता है। आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, संरक्षित वन कहाँ पे पाए जाते हैं, या वनों का सीधा जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय कहाँ पे पाए जाते हैं, पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं, उनसे संबंधित इस प्रकार का प्रश्न वनस्पति का होगा। इसी प्रकार से कृषि से संबंधित कि कृषि का किस प्रकार का स्वरूप राजस्थान के अंदर है, कैसे बदला है, राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं और किस एरिया के अंदर कौन सी फसल है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है उस फसल का, उसके संदर्भ में प्रश्न बातें की जाती हैं। पशुधन और डेयरी विकास से संबंधित अगर मैं बात करूं तो खासतौर से एक प्रश्न यहाँ पे आपका बनेगा, पशुओं की प्रमुख जो गणना है, पशु गणना 2019 की, उसके संदर्भ में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पशु कौन से हैं, फिर उसके बाद में नंबर किसका आता है, सर्वाधिक पशुधन है तो वो किस जिले से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। पशु घनत्व कितना होता है, पशुओं की नस्लें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, वो गाय की है कि भैंस की है कि बकरी की है कि भेड़ की है, किस प्रकार नस्लों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर डेयरी विकास से संबंधित यहाँ पे बनता है कि राजस्थान के अंदर डेयरी विकास का जो डेवलपमेंट है वो कैसा हुआ है और किस प्रकार से दुग्ध की हमारी जो देश के अंदर स्थिति है उससे संदर्भित बात करते हैं। नेक्स्ट यहां से एक सवाल बनता है, जनसंख्या वितरण वृद्धि साक्षरता लिंगानुपात की 2011 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर टोटल कितनी जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिलों के अंदर पाई जाती है, न्यूनतम जनसंख्या किन जिलों के अंदर पाई जाती है, उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। ऐसा ही डेंसिटी से संबंधित होगा, इसी प्रकार से साक्षरता और लिंगानुपात से संबंधित भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित जो जनजातियां हैं उनके राजस्थान के किस एरिया में पाई जाती हैं, उनके मुख्य व्यवसाय क्या हैं, या फिर आप यूं कह सकते हो कि वो किन कार्यों के अंदर मुख्यतः संलग्न हैं, इस प्रकार से जनजातियों से संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। इंडस्ट्री से संबंधित भी लगभग आपका एक प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं और उन उद्योगों की लोकेशन या स्थिति कहाँ पर है, प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ कौन सी हैं। खासतौर से अगर यहाँ पे आप देखते हो तो सीमेंट उद्योग से पिछले कई दिनों से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, छोटी छोटी इकाइयां होती हैं उनके नाम पूछ लेते हैं, वो किस जिले से संबंधित हैं, इस प्रकार की बातें आती हैं। या किसी भी उद्योग का डेवलपमेंट किस एरिया के अंदर क्यों हुआ है या भविष्य के अंदर राजस्थान में कैसे उद्योगों की अधिक संभावनाएं हैं, उसके ऊपर इस टॉपिक के अंदर बात की गई है। और ऐसा ही प्रमुख पर्यटन केंद्र की बात करेंगे, पर्यटन पॉलिसी कैसी है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, राजस्थान के अंदर प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं, तो या पर्यटन सर्किट कौन से हैं उसके ऊपर। तो इस प्रकार से राजस्थान को बड़े ही गहनता के साथ में हमें पढ़ना है। और ये सेकंड ग्रेड के अंदर भी है, बाकी आप और भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर भी जो राजस्थान के जो टॉपिक हैं वो लगभग ये टॉपिक है जो सभी पेपरों के अंदर इंक्लूड हैं। तो इसको बड़े व्यवस्थित तरीके से और आप गहनता के साथ में पढ़ें ताकि अधिकतम जो प्रश्न हैं उनको हम ठीक कर पाएं। तो ये तो राजस्थान के संदर्भ में हमने कुछ बात की कि ये पार्ट, इस संदर्भ में हम इन टॉपिकों के संदर्भ में बात करेंगे। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यहां पर ये इंडिया के टॉपिक लिखे गए हैं भारत से संबंधित, भारत की भौतिक विशेषताओं की बात करते हैं या भारत के भौतिक भूभाग। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अगर खास तौर से आप देखोगे तो इसमें भारत को भौतिक भूभागों की दृष्टि से बात आती है, कौन कौन से प्रमुख भौतिक भूभाग हैं। हिमालय के संदर्भ में आप बात करते हो तो हिमालय के कौन से पार्ट हैं, हिमालय की कौन सी प्रमुख चोटियां हैं, हिमालय के दर्रे कौन से हैं, उसके संदर्भ में खासतौर से बात की जाती है। इसी प्रकार से प्रायद्वीप के संदर्भ में आएगी, उत्तर के मैदान की बात करेंगे, द्वीपीय समूहों से हमें बात करेंगे। मानसून प्रणाली की भी भारत के अंदर किस प्रकार से मानसून है जो एक्टिव होता है, प्री मानसून को कहाँ पर क्या कहते हैं, मानसून के दौरान जो हम कैसे कैसे गतिविधियां रहती हैं, मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर भी हम जो जलवायु वर्गीकरण है कोपेन का, थॉर्नथवेट का, उससे संबंधित भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण पार्ट है। फिर अपवाह तंत्र, भारत का ड्रेनेज पैटर्न उत्तर भारत में कैसा है, दक्षिण भारत के अंदर कौन सा है, भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, उनका उद्गम कहाँ से होता है, उनका समापन कहाँ पे होता है और किन किन राज्यों से वो गुजरती हैं,
उसके संदर्भ में यानी प्रमुख नदियों के संदर्भ में बातें यहाँ पर की जाती हैं। ऐसे ही जैसे राजस्थान की वन रिपोर्ट की बात कर रहे थे, वैसे ही भारत की वन रिपोर्ट की बात करेंगे। भारत के किस एरिया के अंदर कौन से वन पाए जाते हैं उससे संबंधित बात आती है। यहाँ पर ऊर्जा संसाधन दे रखा है कि कौन कौन से ऊर्जा संसाधन है, उसमें हम नवीनीकरण, अनवीनीकरण या जैव अजैव संसाधनों की बात करेंगे और उस ऊर्जा संसाधन, नवीकरण, अनवीकरण संसाधनों को अलग अलग क्लासिफाइड करके हम देखेंगे कि कौन कौन से भारत में ऊर्जा में संसाधन हैं और कैसी उसके अंदर संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से मैं ये मानता हूं कि लगभग 4 या 5 प्रश्न के आसपास भारत के भूगोल से संबंधित हमारे प्रश्न हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगला जो टॉपिक दे रखा है, इसी प्रकार से 4-5 प्रश्न आप यहां से मान करके चलें। मैंने देखा है कि ये महाद्वीप और महासागरों के संदर्भ में कई बार लोग इसके भी 200-200 पेज पढ़ते हैं अकेले। तो आपके अकेले महाद्वीप और महासागरों की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर आपको प्रत्येक महाद्वीप की कुछ बेसिक जो जानकारियां हैं कि भी वहाँ के भौतिक भूभाग कैसे हैं, वहाँ के नदियाँ कैसी है, वहाँ का आबोहवा प्रणाली कैसी है, वहाँ के प्रमुख ऊर्जा संसाधन कौन से हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसा है, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है। इस प्रकार से कुछ मुख्य जो बिंदु हैं उनके संदर्भ में चलते हुए हमें करना है, न कि इसके अकेले 200-200, 300-300 पेज अकेले महाद्वीप और महासागर के लिए बैठे रहते हैं विद्यार्थी और प्रश्न वही 1 या 2 यहाँ से आएगा। तो इसके लिए हमें 200 पेजों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रत्येक महाद्वीप, चाहे वो उत्तरी अमेरिका है, चाहे दक्षिणी अमेरिका है, चाहे यूरोप है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे अफ्रीका है, उस महाद्वीप की जो बहुत ही बेसिक जो फीचर हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हमें कम से कम जरूर आना चाहिए। वैश्विक पवन प्रणाली, इससे संबंधित लगभग आप यूं कह सकते हो कि पेपरों के अंदर यह टॉपिक है और यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अंदर हम ग्लोबल जो विंड्स हैं उसकी बात करेंगे, जिसमें व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, उसके संदर्भ में बात करेंगे। जल समीर सेकेंडरी जो हैं, जल समीर, स्थल समीर के बारे में बात करते हैं, या फिर उसके बाद में स्थानिक जो पवने हैं उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, एक सवाल आपका यहाँ पर भी रहता है। पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियां, मतलब एनवायरनमेंट से संबंधित, ये एज ए करंट बेस यानी प्रश्न सा होता है, तो इससे संबंधित। लेकिन पुराने कौन कौन से यानी पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन वगैरह हुए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। वो किस पृथ्वी को बचाने के लिए हुए हैं, ओजोन संरक्षण के लिए हुए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ग्लोबलाइजेशन का दौर क्या था और उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, उससे संबंधित भी हम बात करेंगे। यहां से भी एक सवाल पूछा जा सकता है। यहां से भी निश्चित रूप से एक सवाल पूछा जाता है जनसंख्या वितरण और माइग्रेशन से संबंधित। तो जनसंख्या वितरण, जिस प्रकार से हम राजस्थान की जनसंख्या वितरण की बात कर रहे थे, उसी प्रकार से विश्व के संदर्भ में हम देखेंगे कि किस महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, किस में सबसे कम पाई जाती है, कहां पर जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वितरण की बात की गई है। तो उनके अंदर देखेंगे किस देश के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, किस देश में सबसे कम पाई जाती है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, ये बातें हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में माइग्रेशन क्या होता है, आप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है, माइग्रेशन किन कारणों से होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा किस एरिया के अंदर हो रहा है, पहले कैसा फॉर्मेट था, वर्तमान में कैसा है, तो इनके ऊपर हम गहनता से हम बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम पेपर के दृष्टिकोण से चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप इन चीज़ों को कर सकते हो। तो हमारा जो ये पार्ट है वो फर्स्ट पेपर के अंदर सिर्फ जो ज्योग्राफी के टॉपिक हैं उनको लेकर के हमने ये कोर्स है वो बनाया है। तो बाकी जो आपने अपने हिसाब से या कहीं से परचेज कर रखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ लें। और किसी प्रकार की क्वेरी वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ में धन्यवाद।